शादी के ठीक 3 साल बाद एक पिता अचानक अपनी बेटी के ससुराल पहुंच गया। उसके हाथ में बेटी की पसंद की मिठाई थी और दिल में बस एक खुशी थी कि अचानक सामने देखकर उसकी बेटी खुश हो जाएगी। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर उसकी रूह कांप गई। घरवाल के चेहरे पर जो घबराहट उसने देखी, उसके मन में एक अनजाना सा डर बैठ गया। उसने घबरा कर पूछा, मेरी बेटी साक्षी नहीं दिख रही, कहाँ है वो साक्षी बाजार गई है। अरे नहीं नहीं, वो साक्षी मंदिर गई हुई है। तो किसी ने कहा बाजार गई है, किसी ने कहा मंदिर गई है। मगर तभी घर के अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसे सुनते ही पिता का दिल कांप उठा। वह किसी की बात सुने बिना सीधे अंदर चले गए और फिर अंदर जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। संगीत साक्षी आखिर उसकी बेटी 3 साल से कौन सा दर्द छिपा कर हर बार खुद को खुश बताती रही। संगीत ससुराल वालों ने उसके साथ ऐसा क्या किया था जिसे देखकर एक पिता तक की आत्मा कांप उठी। आइए संगीत जानते हैं आगे की कहानी में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। ये कहानी है साक्षी की। 3 साल पहले तक साक्षी की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। वह अपने पिता रामनाथ, माँ सुशीला और छोटे भैया मयंक के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। रामनाथ के किराने की दुकान से। नमस्ते बहन जी, बताइए क्या चाहिए। मेरा 1 किलो दाल और 1 किलो चीनी तोल दो। कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन घर ठीक ठाक चल रहा था। ठीक है। साक्षी ने बीएड किया था और पास के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। वह घर की सबसे समझदार लड़की थी। अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा माँ के हाथ में रख देती और कहती, माँ मेरे खर्च है ही कितने, ये पैसे आप रख लो, घर के खर्चे में काम आएंगे। माँ सुशीला हर बार यही कहती, बेटी कुछ पैसे अपने लिए भी रख लिया कर। साक्षी हंसकर जवाब देती, मेरे अपने आप लोग ही तो हैं। रामनाथ अक्सर उसे देखते हुए कहते, जिस घर में जाएगी वहां सबका दिल जीत लेगी मेरी बेटी। साक्षी मजाक में कहती, पहले कोई ऐसा घर तो मिले जहां लोग मुझे समझे। हंसी। एक दिन शाम को रामनाथ दुकान से थोड़ा जल्दी घर लौटे। उनके साथ उनके पुराने जानकार हरिशंकर भी थे। चाय पीते पीते हरिशंकर ने कहा, भाई साहब, साक्षी के लिए एक अच्छा रिश्ता है। लड़का शहर में अपने बड़े भाई के साथ कपड़ों का कारोबार करता है। घर अच्छा है, लोग भी ठीक हैं और सबसे बड़ी बात कोई मांग नहीं है। सुशीला ने तुरंत पूछा, लड़का कैसा है। हरिशंकर बोले, पढ़ा लिखा है, शांत स्वभाव का है, नाम रोहित है। पिता महेश प्रसाद को मैं कई सालों से जानता हूँ, समाज में उनकी अच्छी इज्जत है। रामनाथ ने उसी समय कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने 2-3 जगह से परिवार के बारे में पता कराया। जहाँ भी पूछते लोग यही कहते कि परिवार अच्छा है, कारोबार पुराना है और घर में किसी चीज की कमी नहीं। कुछ दिनों बाद रोहित अपने माता पिता, बड़े भाई नितिन और भाभी रश्मि के साथ साक्षी को घर देखने आया। घर में हल्की सी घबराहट थी। सुशीला बार बार रसोई और बैठक के बीच आ जा रही थी। मयंक साक्षी को छेड़ रहा था, दीदी थोड़ा मुस्कुरा लेना, ऐसा चेहरा बनाकर बैठोगी तो लोग समझेंगे जबरदस्ती शादी कराई जा रही है। साक्षी ने उसे घूरकर कहा, चुप रह नहीं तो चाय में नमक डाल दूंगी। जब रोहित ने साक्षी से अलग बैठकर बात की तो उसने पूछा, आप शादी के बाद भी नौकरी करना चाहेंगी। साक्षी ने साफ कहा, हाँ मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन घर की जिम्मेदारी के साथ जो ठीक लगेगा वही करूंगी। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, नौकरी करना या ना करना आपका फैसला होना चाहिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। साक्षी को उसकी यह बात अच्छी लगी। कुछ देर बाद रोहित का परिवार चला गया। उनके जाते ही सुशीला ने साक्षी को पास बैठाकर पूछा, कैसा लगा लड़का। साक्षी ने धीरे से कहा, ठीक लगा। मयंक तुरंत बोला, माँ दीदी को ठीक लगा मतलब हाँ है। साक्षी ने पास रखा कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। रामनाथ ने भी बेटी की आंखों में खुशी देख ली थी। 2 दिन बाद लड़के वालों की तरफ से भी हाँ आ गई और रिश्ता तय कर दिया गया। रामनाथ ने ये रिश्ता इसलिए तय किया क्योंकि उन्हें लगा था कि रोहित समझदार है, परिवार की कोई मांग नहीं है और सबसे जरूरी बात, साक्षी भी खुश है। उन्हें बड़े घर या पैसे का लालच नहीं था, वे बस चाहते थे कि उनके बेटे को सम्मान मिले। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में रोज रिश्तेदार आते, कपड़ों की बात होती, गहनों की बात होती और साक्षी कभी खुश होती, कभी चुपचाप माँ के पास बैठ जाती। शादी से कुछ दिन पहले उसने पिता से कहा, पापा आपने बहुत खर्च कर दिया। रामनाथ ने कहा, बेटी की शादी जिंदगी में एक बार होती है। साक्षी बोली, लेकिन मेरे लिए कर्ज मत लीजिएगा। रामनाथ ने मुस्कुराकर कहा, तू चिंता मत कर, मैंने सब समझ कर रखा है।
साक्षी जानती थी कि पिता अपनी हालत से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन उनकी खुशी के आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। शादी अच्छे से हो गई। विदाई के समय साक्षी पिता से लिपटकर बहुत रोई। रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी कोई परेशानी हो तो मन में मत रखना, मुझे जरूर बताना। साक्षी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आप बेकार चिंता करते हैं, मैं सब संभाल लूंगी। ससुराल पहुंचने के शुरुआती दिन अच्छे बीते। सास शांति देवी ने उसे घर के नियम बताए। ससुर महेश प्रसाद कम बोलते थे। नितिन ज्यादातर दुकान पर रहता और रश्मि घर की बड़ी बहू होने के नाते खुद को सबसे ज्यादा समझदार मानती थी। रोहित साक्षी से प्यार से बात करता था। रात में कहता, कुछ दिन घर को समझ लो फिर तुम्हारी नौकरी की बात भी करेंगे। साक्षी खुश थी। वह फोन पर माँ से कहती, यहाँ सब अच्छे हैं, मम्मी जी थोड़ा सख्त है लेकिन दिल की बुरी नहीं है, रोहित भी मेरा बहुत ध्यान रखता है। माँ सुशीला पूछती, ज्यादा काम तो नहीं करना पड़ता? साक्षी कहती, अरे माँ घर है तो काम होगा ही, आप मेरी चिंता मत कीजिए। कुछ ही समय बाद साक्षी ने नौकरी की बात छेड़ी। शांति देवी का चेहरा बदल गया। नौकरी की क्या जरूरत है, हमारे घर में खाने पहनने की कमी है क्या? साक्षी ने धीरे से कहा, कमी की बात नहीं है मम्मी जी, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। शांति देवी बोली, अच्छा लगने वाली हर बात नहीं की जाती, घर की बहू घर संभाल ले तो ज्यादा अच्छा लगता है। रात में साक्षी ने रोहित से कहा, आपने तो कहा था कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रोहित ने लंबी सांस ली और कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभी माँ को बुरा लगेगा, कुछ महीने रुक जाओ फिर मैं बात करूंगा। साक्षी मान गई। धीरे धीरे घर के काम बढ़ते गए। सुबह 5 बजे उठना, चाय बनाना, नाश्ता तैयार करना, बच्चों के डिब्बे बनाना, सास की दवा देना और दोपहर के खाने की तैयारी। रश्मि अक्सर कहती, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे उनकी पढ़ाई देखनी होती है, तुम अभी खाली हो घर देख लिया करो। साक्षी कभी मना नहीं करती। उसे लगता था कि नए घर में सबके साथ मिलकर चलना चाहिए। कुछ महीने बाद शांति देवी के घुटनों में दर्द शुरू हो गया। अब साक्षी उनकी मालिश भी करती, दवा देती और डॉक्टर के पास ले जाती। जब रामनाथ ने पहली बार उसे मायके आने को कहा तो उसने हंसकर जवाब दिया, पापा अभी मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बिना उनका काम नहीं चलता, कुछ दिन बाद आऊंगी। रामनाथ गर्व से बोले, देखा सुशीला, हमारी बेटी अपने ससुराल को कितना अच्छे से संभाल रही है। सुशीला ने भी खुशी से सिर हिला दिया। लेकिन कुछ दिन बाद जब फिर बुलाया गया, साक्षी ने वही बात दोहरा दी, माँ मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरा यहाँ रहना जरूरी है। सुशीला ने कहा, लेकिन घर में और लोग भी तो हैं। साक्षी ने हल्का सा हंसकर कहा, सब अपने काम में लगे रहते हैं, आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इसी बीच रोहित और नितिन का कारोबार में नुकसान होने लगा। दुकान का पैसा बाजार में फंस गया था। घर में रोज पैसों की बात होने लगी। एक शाम शांति देवी ने साक्षी को अपने कमरे में बुलाया। देख बहू, घर पर थोड़ा मुश्किल समय है, अगर तेरे पापा कुछ पैसे दे दे तो हालात समझ सकते हैं। साक्षी ने चौंक कर पूछा, कितने पैसे? सास ने कहा, अरे ज्यादा नहीं, बस 3 लाख। साक्षी के चेहरे का रंग उतर गया। मम्मी जी, पापा ने शादी के लिए पहले ही कर्ज ले रखा है, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे। शांति देवी ने कहा, बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। साक्षी ने धीरे से कहा, वह जितना कर सकते थे उससे ज्यादा किया है। शांति देवी का चेहरा सख्त हो गया। अच्छा, अब हम पर एहसान जताएगी? साक्षी घबरा गई। मैंने ऐसा नहीं कहा। रात में उसने रोहित से बात की। रोहित ने कहा, माँ ने गलत क्या कहा? अगर पापा जी मदद कर दे तो बाद में पैसे वापस हो जाएंगे। साक्षी बोली, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, मैं उनसे नहीं मांग सकती। रोहित ने कहा, एक बार पूछने में क्या जाता है? साक्षी की आवाज भर्रा गई। आपको पता है ना, मेरी शादी में लिया गया कर्ज वो अभी तक चुका रहे हैं, फिर भी आप चाहते हैं मैं उनसे पैसे मांगूं? रोहित चुप हो गया। उस दिन पहली बार साक्षी को लगा कि रोहित उसकी बात सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है। तभी एक दिन अचानक साक्षी के पिता रामनाथ के सीने में तेज दर्द था। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। खबर सुनते ही साक्षी रो पड़ी। मुझे पापा के पास जाना है। शांति देवी ने कहा, अभी जाकर क्या करोगी? वहाँ तुम्हारे माँ भाई हैं ना? साक्षी ने रोहित की ओर देखा। रोहित ने कहा, मैं दुकान से लौटकर तुम्हें ले चलूंगा। साक्षी बोली, तब तक बहुत देर हो जाएगी। फिर भी उसे अगले दिन ही मायके ले जाया गया। अस्पताल में पिता को कमजोर हाथ में देखकर साक्षी का दिल टूट गया। रामनाथ ने उसका हाथ पकड़कर पूछा, तू ठीक है ना बेटी? वह चाहती तो उसी समय सब बता सकती थी। पैसे की बात,
नौकरी की बात, घर के बढ़ते काम और रोहित की छुपी। लेकिन डॉक्टर ने कुछ देर पहले कहा था कि मरीज को तनाव नहीं देना है। साक्षी ने आंसू रोकते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ पापा, आप बस जल्दी ठीक हो जाए। रामनाथ मुस्कुरा दिए। उस दिन के बाद साक्षी हर बार यही कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। व्यापार का नुकसान बढ़ता गया। एक दिन रोहित ने कहा, कुछ समय के लिए तुम्हारे सारे गहने गिरवी रखने पड़ेंगे। साक्षी चौंक गई। मेरे सारे गहने? रोहित बोला, बस कुछ महीनों की बात है। साक्षी ने कहा, लेकिन मुझसे पूछे बिना आपने फैसला कैसे कर लिया? रोहित ने कहा, परिवार की जरूरत है। साक्षी बोली, परिवार में मेरी चीज पर मेरा हक नहीं है क्या? रोहित झुंझला गया। अभी बहस करने का समय नहीं है। गहने ले लिए गए और कई महीनों बाद वापस नहीं आए। अब घर में साक्षी का सम्मान और कम होने लगा। शांति देवी हर बात पर ताना देती, माखी से कुछ लाए नहीं और यहाँ सवाल जवाब बहुत करती। बड़ी बहू रश्मि भी काम छोड़कर कहती रहती, यह कर दो वो कर दो। अगर साक्षी थक कर बैठ जाती तो तुरंत आवाज आती। नई बहुओं को तो आजकल काम करने की आदत ही नहीं है। साक्षी रात में रोहित से कहती, घर में मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं हो रहा है। रोहित हर बार वही कहता, समय थोड़ा खराब है, तुम बात को दिल पर मत लिया करो। साक्षी पूछती, हर पल मुझे ही क्यों सहना है? रोहित कहता, क्योंकि तुम समझदार हो। धीरे धीरे साक्षी को समझ आने लगा कि घर में समझदार उसी को कहा जाता है जो चुप रहे। 1 साल बीत गया, फिर दूसरा साल भी निकल गया। साक्षी मायके बहुत कम जाती। जब भी माँ बुलाती वह कहती, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी देखभाल के लिए मेरा होना जरूरी है। एक बार वह मायके आई तो माँ सुशीला ने उसकी कलाई पर नीला निशान देखा। उसने तुरंत पूछा, ये कैसे लगा? साक्षी ने तुरंत पल्लू नीचे कर लिया और बोली, अलमारी से लग गया माँ। सुशीला ने कहा, साक्षी मेरी आंखों में देखकर सच सच बोल। साक्षी ने माँ को गले लगाकर कहा, आप बेकार चिंता करती हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसी शाम रोहित उसे लेने आ गया। सुशीला ने कहा, कल चले जाना। रोहित बोला, घर में माँ की तबीयत ठीक नहीं है, साक्षी के बिना उन्हें परेशानी होती है। रास्ते में साक्षी ने उससे पूछा, आप आज ही क्यों आ गए? रोहित ने कहा, माँ ने बुलाया था। साक्षी ने बाहर देखते हुए कहा, वहाँ सबको मेरी जरूरत है लेकिन किसी को मेरी चिंता नहीं है। रोहित ने सुनकर भी कोई जवाब नहीं दिया। 3 साल तक यही चलता रहा। रामनाथ जब भी कहते, बेटी मैं तुझसे मिलने आ जाऊं, साक्षी तुरंत मना कर दे दी। वह कहती, आप यहाँ आकर क्या करेंगे पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बेकार परेशान होंगे। रामनाथ पहले उसकी बात मान लेते लेकिन धीरे धीरे उन्हें शक होने लगा। शादी को 3 साल हो गए, मैंने तेरा घर ठीक से नहीं देखा, इस रविवार आ रहा हूँ। साक्षी की आवाज अचानक बदल गई। नहीं पापा अभी मत आइए। क्यों? घर में थोड़ा काम चल रहा है। कैसा काम? बस मरम्मत वगैरह। रामनाथ ने पूछा, मुझे आने से इतना क्यों रोकती है? साक्षी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं खुद जल्दी आऊंगी। फोन कट गया। रामनाथ ने सुशीला से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सुशीला बोली, मुझे भी नहीं। वह हर बार खुश होने की बात कहती है लेकिन उसकी आवाज खुश नहीं लगती। कुछ दिनों बाद मोहल्ले के विमला चाची उनकी दुकान पर आई। उन्होंने धीमे स्वर में पूछा, भाई साहब साक्षी ठीक तो है? रामनाथ का दिल जोर से धड़का। क्यों, क्या हुआ? विमला ने कहा, मैं कल शहर के सरकारी अस्पताल गई थी, वहां मैंने साक्षी को देखा। उसके माथे पर पट्टी थी और वह बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने उसे आवाज दी लेकिन उसकी सास उसे जल्दी से रिक्शे में बैठाकर ले गई। रामनाथ के हाथ से कलम छूट गई। उन्होंने तुरंत साक्षी को फोन किया, बेटी तू अस्पताल गई थी? साक्षी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं तो विमला चाची ने तुझे देखा है, शायद कोई और होगी, तेरे माथे पर चोट है। नहीं पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पीछे से शांति देवी की आवाज आई, फोन बंद कर और नीचे आ। साक्षी ने घबरा कर कहा, पापा बाद में बात करती हूँ। फोन कट गया। उस रात रामनाथ ने फैसला कर लिया कि अब वह बिना बताए बेटी के घर जाएंगे। उन्होंने सुशीला से भी कुछ नहीं कहा। सुबह बोले, दुकान के काम से शहर जा रहा हूँ। रास्ते में उन्होंने साक्षी की पसंद के लड्डू खरीदे, फिर हल्के हरे रंग की साड़ी ली। दोपहर तक वह साक्षी के ससुराल पहुंच गए। दरवाजा घर की नौकरानी मीना ने खोला। रामनाथ ने कहा, मैं साक्षी का पिता हूँ। मीना का चेहरा बदल गया। वह कुछ कहती उससे पहले पीछे से शांति देवी की आवाज आई, अरे समधी जी आप। अचानक रामनाथ मुस्कुराए और बोले, जी हाँ, सोचा बेटी को चौंका दूं। शांति देवी दरवाजे के बीच खड़ी रही और बोली, साक्षी घर पर नहीं है।
रामनाथ ने पूछा कहाँ गई है। शांति दीदी बोली साक्षी बाजार गई है। तभी बड़ी बहू रश्मि अंदर से बोली साक्षी मंदिर गई है। रामनाथ ने दोनों को देखा, एक बाजार कह रही तो दूसरी मंदिर। शांति देवी बोली पहले मंदिर गई होगी फिर बाजार चली गई। रामनाथ ने फोन निकाला और साक्षी को कॉल किया। घर के अंदर कहीं मोबाइल बजने लगा। कुछ ही सेकंड में घंटी बंद हो गई। उन्होंने पूछा फोन घर में है और साक्षी बाहर। रश्मि बोली भूल गई होगी। रामनाथ को अब यकीन हो गया कि जरूर कुछ छुपाया जा रहा है। वे मुड़कर बाहर जाने लगे। तभी घर के पीछे से कांच टूटने की आवाज आई। उसके तुरंत बाद धीमी सी चीख सुनाई दी। फिर एक आवाज आई। पापा रामनाथ रुक गए। वह आवाज साक्षी की थी। उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और सीधे घर के अंदर चले गए। आवाज पीछे वाले कमरे से आ रही थी। कमरे के बाहर ताला लगा था। रामनाथ ने पूछा इसमें कौन है। रश्मि बोली पुराना सामान रखा है। अंदर से किसी की खांसने की आवाज आई। रामनाथ ने जोर से कहा। साक्षी अंदर से कांपती हुई आवाज आई। पापा आप चले जाए। रामनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने शांति देवी से कहा चाबी दीजिए, जल्दी ताला खोलिए। शांति देवी बोली अरे भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं। रामनाथ ने फोन निकालते हुए कहा चाबी दीजिए नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मजबूरी में ताला खोला गया। दरवाजा खुलते ही रामनाथ के हाथ से मिठाई का डिब्बा गिर गया। उनकी सांसें थम गई। साक्षी जमीन पर बैठी थी। उसके माथे पर सूजन थी। कलाई पर उंगलियों के निशान थे। सामने कागज और कलम रखी थी। रामनाथ उसके पास बैठे और बोले बेटी इन लोगों ने क्या हालत कर दी है तेरी। साक्षी रोते हुए बोली पापा आप यहाँ क्यों आए। रामनाथ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा बेटी तू मुझे देखकर खुश होने के बजाय डर क्यों रही है। शांति देवी बोली इसने घर के गहने चुराए हैं, हम इसे सच लिखवा रहे हैं। रामनाथ ने कागज उठाया। उस पर लिखा था कि साक्षी ने गहने लेकर मायके भेज दिए हैं। उन्होंने बेटी से पूछा कचा ये सच है। साक्षी ने सर हिला दिया। नहीं मैंने कुछ नहीं लिया। रश्मि बोली अलमारी की चाबी इसके पास रहती है। तभी नौकरानी मीना ने धीरे से कहा लेकिन चाबी तो हमेशा मम्मी जी के पास रहती है। शांति देवी ने उसे डांटा तू चुप रह। उसी समय रोहित और नितिन घर आ गए। रोहित ने साक्षी की हालत देखी फिर भी कुछ नहीं बोला। रामनाथ ने उससे पूछा बेटा रोहित तुझे ये सब पता था। रोहित ने कहा चोरी वाली बात पता थी लेकिन कमरे में बंद करने की बात नहीं। साक्षी ने उसकी ओर देखा और कहा बाकी सब तो पता था ना, मेरे गहने लिए गए, मुझसे पैसे मंगवाए गए, मुझे मायके जाने से रोका गया, ये सब पता था ना। रोहित चुप रहा। साक्षी की आंखों से आंसू निकल आए। मैं मानती हूँ तुमने मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया लेकिन जब सब मुझे तोड़ रहे थे तब तुम भी चुप खड़े थे। तभी नौकरानी मीना ने कहा गहने दीदी ने नहीं लिए, मैंने नितिन भैया को रात में अलमारी से डिब्बा निकालते देखा था। सबकी नजर बड़े बेटे नितिन पर टिक गई। पहले उसने इनकार किया लेकिन रश्मि के रोने पर सच सामने आ गया। कारोबार का नुकसान छिपाने के लिए नितिन ने गहने गिरवी रख दिए। रश्मि को सच का पता था। शांति देवी को भी शक था लेकिन बेटे की बदनामी बचाने के लिए वह साक्षी से झूठ कबूल करवाना चाहती थी। ससुर महेश प्रसाद ने गुस्से में कहा अपने बेटे को बचाने के लिए तुमने बहू को चोर बना दिया। शांति देवी बोली मैंने जो भी किया घर की इज्जत बचाने के लिए किया। साक्षी ने शांत आवाज में कहा जिस घर की इज्जत किसी बेगुनाह को तोड़कर बचे ऐसी इज्जत किस काम की माँ जी। रामनाथ ने बेटी का हाथ पकड़ लिया। बेटी चल मेरे साथ। शांति देवी बोली आज गई तो वापस मत आना। साक्षी ने पहली बार बिना डरे कहा जिस घर में सम्मान ना मिले वहां वापस आने का कोई मतलब नहीं। मैं पिता के साथ बाहर आ गई। दहलीज पार करते ही वे पिता से लिपट कर रोने लगी। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे सब छुपाया। रामनाथ ने उसे कसकर पकड़ लिया और बोले माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तू हर बार यही कहती रही कि मैं ठीक हूँ और मैं हर बार तेरी बात पर भरोसा करता रहा। साक्षी बोली पापा मुझे डर था कि सच जानकर कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। रामनाथ ने कहा बेटी का दर्द सुनकर पिता टूटता नहीं है लेकिन ये जानकर जरूर टूट जाता है कि उसकी बेटी सालों तक अकेली सहती रही। घर पहुंचते ही माँ सुशीला ने साक्षी को गले लगा लिया। उन्होंने कहा तू कुछ दिन के लिए आए है क्या हमेशा के लिए? ये घर तेरा है। कुछ दिन बाद रोहित मिलने आया। उसने कहा मेरे साथ चलो, मैं माँ से बात करूंगा। साक्षी ने पूछा जो आप 3 साल में नहीं कर पाए अब क्या करोगे? रोहित ने बोला मैंने तुम पर कभी हाथ नहीं उठाया। साक्षी ने कहा यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हें लगता है हाथ ना उठाना ही अच्छा भती होना होता है। जब मेरे साथ गलत हो रहा था तब तुम्हारी चुप्पी भी मुझे इतना ही तोड़ रही थी।
रोहित ने कहा, मैं परिवार नहीं तोड़ना चाहता था। साक्षी बोली, परिवार बचाते बचाते तुमने रिश्ता ही तोड़ दिया। रोहित सिर झुकाकर चला गया। साक्षी को फिर से एक स्कूल में नौकरी मिल गई। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। करीब 5 महीने बाद रोहित दोबारा आया। इस बार उसने कहा, मैं घर से अलग हो गया हूँ। भैया की दुकान भी छोड़ दी है। नौकरी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें लेने नहीं आया, बस ये बताने आया हूँ कि पहली बार मैंने अपनी गलती मानी है। साक्षी ने पूछा, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो? रोहित ने कहा, तब भी मुझे बदलना होगा। साक्षी ने उसे तुरंत माफ नहीं किया। उसने समय दिया, कई महीने तक उसके व्यवहार को देखा। फिर एक दिन उसने कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, हम अलग घर में रहेंगे। मेरे फैसले मुझसे पूछे बिना नहीं होंगे और भविष्य में अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो तुम चुप नहीं रहोगे। रोहित ने कहा, मैं वादा करता हूँ। साक्षी ने उसे रोक दिया। वादा मत करो, करके दिखाओ। कुछ महीने बाद साक्षी रोहित के साथ उसके छोटे से किराए के घर में रहने चली गई। विदाई के समय उसने पिता से कहा, पापा, उस दिन आप बिना बताए नहीं आते तो शायद मैं आज भी उसी कमरे में बंद होती और घुट-घुट कर जी रही होती। रामनाथ की आंखें भर आए। बेटी, मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था। साक्षी ने उनके आंसू पूंछते हुए कहा, आप देर से आए थे पापा, लेकिन आई तो सही। उस दिन रामनाथ ने एक बहुत बड़ी बात समझी कि बेटे की विदाई के बाद पिता की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। कई बेटियां अपने माँ बाप को बचाने के लिए हर बार यही कहती हैं कि वह ठीक हैं। कई बेटियां अपने माँ बाप की बीमारी, उनकी आर्थिक हालत या उनकी चिंता को देखकर अपना दर्द छिपा लेती हैं। वे हर बार कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि उन्हें डर होता है कि सच बताने से माँ बाप टूट जाएंगे। लेकिन सच यह है कि अपनी परेशानी छिपाकर अकेले सहते रहना किसी समस्या का हल नहीं होता। रिश्तों में चुप्पी बहुत बार गलत लोगों को और मजबूत कर देती है। माँ बाप को भी अपनी बेटी से ऐसा रिश्ता बनाकर रखना चाहिए जहां वह बिना डरे अपनी बात कह सके। उसे यह भरोसा होना चाहिए कि अगर कभी उसके साथ गलत होता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। पति की भी जिम्मेदारी सिर्फ पत्नी पर हाथ न उठाने तक खत्म नहीं होती। अगर उसके सामने पत्नी का अपमान हो रहा है और वह चुप है तो उसकी चुप्पी भी उस अन्याय का हिस्सा बन जाती है। अच्छा पति वही है जो सही बात के लिए पत्नी के साथ खड़ा हो, चाहे सामने उसके अपने ही लोग क्यों न हो, बल्कि समझा और संभाला जाएगा। और बेटियों को भी यह समझना चाहिए कि घर की इज्जत बचाने का मतलब अपनी इज्जत खो देना नहीं होता है। किसी रिश्ते को निभाने के लिए सहना जरूरी हो सकता है, लेकिन अन्याय सहते रहना भी ठीक नहीं होता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं।